हेलो दोस्तों हम पर्वत निर्माण से संबंधित सिद्धांत पढ़ रहे हैं और इसमें हम जेफरीज का, कोबर का और जोली का पर्वत निर्माण सिद्धांत पढ़ चुके हैं, उनके विचारों को जान चुके हैं। आज हम एक नए सिद्धांत पर चर्चा करने वाले हैं और आज का हमारा सिद्धांत होगा डेली का महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत, स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट थ्योरी ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योग्राफी जुनून में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट थ्योरी ऑफ दिल्ली का महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत। ठीक है, देखिए इस सिद्धांत को हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इस सिद्धांत में बहुत सारी कमियां हैं। ठीक है, इसमें क्या है, दिल्ली महोदय ने कुछ धारणाएं ली, कुछ मान्यताएं ली, वो धारणाएं उन्होंने अपने आप में ही सिद्ध मान ली। ठीक है, स्वयं सिद्ध थी। इसमें इन्होंने कोई भी धारणा मानी, उसके पीछे का कोई तर्क नहीं दे पाए। जैसे इन्होंने कहा कि ऐसा होता है, कुछ भी बोला कि ऐसा होता है, मगर क्यों होता है इसका इनके पास कोई जवाब नहीं था। ठीक है, तो इन्होंने कुछ स्वयं सिद्ध धारणाएं मानी थी। अब उन धारणाओं के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहली जो धारणा मानी थी, इसकी पहली धारणा जो मानी, इन्होंने कहा कि जो हमारी जो पृथ्वी जो है उसके निर्माण के बाद एक परपटी का निर्माण हुआ। किसका? एक पपड़ी का निर्माण हुआ। और उस पपड़ी को इन्होंने क्या कहा? इस पपड़ी को इन्होंने कहा आद्य परपटी। क्या नाम दिया? आद्य पपड़ी, यानी इन्होंने नाम दिया इसका प्रिमिटिव क्रस्ट। और ये कब बनी? इन्होंने कहा कि प्रिमिटिव क्रस्ट जो है इसका निर्माण पृथ्वी के उत्पत्ति के बाद ही, पृथ्वी के शीतल होने के बाद क्रम में हो चुका था। ठीक है, और इस आद्य पपड़ी से ही महाद्वीप और महासागर बने हैं। ठीक है, महाद्वीप एंड महासागर जो बने हैं ये किससे बने हैं? चाहे महाद्वीप हो चाहे महासागर हो, उनकी सबकी पपड़ी जो है, परपटी जो है, क्रस्ट जो है, वो आद्य पपड़ी ही है। ठीक है, और इस आद्य पपड़ी के जब हम नीचे जाएंगे तो इसके नीचे के भाग को बोलेंगे अधः स्तर। अधः स्तर यानी इसको कहेंगे सबस्ट्रेटम। और ये जो सबस्ट्रेटम है वो क्या है? तरल है, तप्त है। ठीक है, यानी ये पिघला हुआ है और तप्त है, मतलब टेम्परेचर जो है इसका वो क्या है? हाई है। ठीक है, ये इन्होंने कहा। इन्होंने आद्य पपड़ी बता दिया और इस आद्य पपड़ी का निर्माण जो है वो पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद ही शीतल होने के क्रम में हो गया था और इसी से महाद्वीप और महासागर बने हैं। ठीक है, इन्होंने उसका अलग अलग नहीं कहा कि सियाल अलग है, सीमा अलग है, महाद्वीप सियाल से बने या महासागर सीमा से बने, ऐसा कुछ नहीं कहा। इन्होंने सिर्फ कहा कि महाद्वीप महासागर सब आद्य पपड़ी से बने हैं। दूसरी धारणा इन्होंने ली कि इन्होंने कहा कि जितना भी स्थल खंड है, पृथ्वी के ऊपर जितना भी स्थल भाग है, पूरा जितना भी लैंडमास है, वो 3 पेटियों में बना हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो स्थल खंड है उसकी 3 पेटियां हैं। ठीक है, तो स्थल खंड जो है उसकी इन्होंने 3 जो है वो क्या बना लिए? जोन मान लिए। 3 पेटियां क्या मान ली? 3 पेटियां कौन कौन सी हैं? इन्होंने कहा एक पेटी जो है वो तो है और इसके अलावा एक कौन सी है? उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुवीय पेटी है। और एक पेटी जो है वो है कौन सी? दक्षिण ध्रुवीय पेटी। ठीक है, दक्षिण ध्रुवीय पेटी है। यानी स्थल खंड जो है वो टोटल 3 पेटियों में है। एक भूमध्य रेखीय है और एक उत्तरी ध्रुवीय और एक दक्षिण ध्रुवीय है। और ये जो पेटियां थी इसको इन्होंने नाम दिया डोम, या इसको इन्होंने नाम दिया गुंबद। इन्होंने स्थल खंड, टोटल जो लैंडमास था, इस लैंडमास के जो इन्होंने पेटियां बनाई हैं, जोन बनाए हैं, उनको इन्होंने डोम या गुंबद नाम दिया। और इस आधार पर इसका नाम इन्होंने दिया कौन सा? इसका नाम दिया इन्होंने इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल डोम। और उत्तरी ध्रुवीय क्या हो जाएगी? नॉर्थ पोलर डोम, उत्तरी ध्रुवीय गुंबद। और इसको बोला इन्होंने साउथ पोलर डोम, दक्षिण ध्रुवीय गुंबद।
ठीक है, ये इनकी मान्यता थी। ठीक है, कैसे था, इन्होंने कैसे माना कि मान लीजिए ये पृथ्वी है पूरी, ठीक है, तो इस पृथ्वी के ये भूमध्य रेखीय भाग में यहां पर है एक लैंडमास, तो ठीक है, ये लैंडमास तो एक तो यहां पर है, और एक लैंडमास जो है वो कहां पर है, उत्तरी ध्रुव पर है, इसको नाम दिया नॉर्थ पोलर डोम। और जो दक्षिण में है वो लैंडमास का क्या नाम दिया, साउथ पोलर डोम। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने 3 पेटियां मान ली पूरी पृथ्वी पर लैंडमास की। अच्छा, इस लैंडमास के बीच में इन्होंने बताया कि जो ये मध्य में जो ये भाग है, ये जो मध्य में भाग है, ये पूरा क्या है, महासागरीय भाग है, जल का भर से भरा हुआ है। और इस महासागरीय भाग जो है उसका इन्होंने नाम क्या दिया, महासागरीय भाग जो ये है, इसका नाम इन्होंने दिया मध्य अक्षांशीय खाई। क्या नाम दिया, मध्य अक्षांशीय खाई कहा इसको, यानी मिड लैटिट्यूड फ्यूरो, इसको मध्य अक्षांशीय खाई या मिड लैटिट्यूड फ्यूरो कहा। किसके बीच में, 2 पेटियों के बीच में, विषुवत रेखीय इक्वेटोरियल जो डोम है उसके और नॉर्थ पोलर डोम के बीच में, और जो इक्वेटोरियल डोम और साउथ पोलर डोम है इसके बीच में जो ये दोनों हैं, इन दोनों को इसने नाम दिया मध्य अक्षांशीय खाई। और इस मध्य अक्षांशीय खाई का जो उत्तरी वाला जो भाग था, ठीक है, उत्तरी वाली जो मध्य अक्षांशीय खाई थी, मिडिल लैटिट्यूड, इसको नाम दिया इन्होंने टेथीज। ठीक है, क्या थी ये, इसको नाम दिया कि ये टेथीज भूसन्नति थी। ठीक है, इसको इन्होंने नाम दिया टेथीज। मगर ये दक्षिण में जो है, ये जो दक्षिण में है, जो दक्षिण ध्रुवीय गुंबद और विषुवत रेखीय गुंबद के बीच में है, इसका इन्होंने नाम नहीं दिया। ये याद रखना कि इसका इन्होंने कोई नाम नहीं दिया। और इसके अलावा जो भी चारों ओर सागरीय भाग था, बस लैंडमास तो 3 ही था, 3 ही पेटियां थी, एक तो दक्षिण ध्रुवीय, एक उत्तरी ध्रुवीय, एक विषुवतीय। इसके अलावा जो भी ग्लोब पर, पूरी पृथ्वी पर जो भी जलीय भाग था, इस पूरे जलीय भाग को इन्होंने क्या नाम दिया, इस पूरे जलीय भाग को इन्होंने दिया कि ये प्रिमिटिव पैसिफिक ओशियन है। क्या है, प्रिमिटिव पैसिफिक ओशियन, यानी आद्य प्रशांत महासागर इसको नाम दिया। क्लियर है, मतलब 3 पेटी, इनको नाम दिया नॉर्थ पोलर डोम हो गया, ये क्या होगा, नॉर्थ पोलर डोम, और ये क्या हो गया, साउथ पोलर डोम, और ये बीच में क्या हो गया, इक्वेटोरियल डोम। ठीक है, और इनके बीच में हो गई उत्तरी भाग में तो टेथीज, जो कि मध्य अक्षांशीय खाई है, दक्षिण का नाम नहीं दिया। और जो ग्लोब पे बाकी पूरा जो एक महासागर था उसको इन्होंने प्रिमिटिव पैसिफिक ओशियन यानी आद्य प्रशांत महासागर नाम दे दिया। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा, अब इन्होंने देखिए एक अजीब सी धारणा ली, जो आज तक हम जो ले रहे हैं उसकी बहुत ही विपरीत धारणा है। देखिए, हमने क्या पढ़ा है कि हमेशा ये पढ़ा है कि जो भूपर्पट्टी होती है उसका घनत्व कम होता है, मगर उसके नीचे जो सबस्ट्रेटम है, अधः स्तर है, चाहे उसको हम मेंटल मान लें, चाहे हम उसको सीमा मान लें, तो उसका घनत्व क्या है, अधिक है। ठीक है, यानी जो भूपर्पट्टी है उसका घनत्व कम है और अधः स्तर का घनत्व अधिक है। मगर इन्होंने इसका जस्ट अपोजिट धारणा मानी। क्या मानी, इन्होंने माना कि जो भूपर्पट्टी है, ठीक है, जो ये कौन सी है, जो आद्य परपट्टी जो है, ये आद्य परपट्टी जो है, इसका जो है ये किसकी बनी है, ये ग्रेनाइट की बनी है। ठीक है, किसकी बनी है, ग्रेनाइट की बनी है, और इसका इन्होंने घनत्व अधिक माना। मैंने आपको पहले बोला है कि इन्होंने स्वयं सिद्धि कुछ माना है, किसके पीछे कोई कारण नहीं दिया, क्योंकि इनको अपने सिद्धांत को साबित करना था, इसलिए इन्होंने ऐसा कुछ मान लिया कि ग्रेनाइट की बनी है, इसका घनत्व अधिक है। जबकि जो सबस्ट्रेटम है, जो अधः स्तर है, अधः स्तर वो बेसाल्ट का बना है। किसका बना है, बेसाल्ट का, और उसका जो घनत्व है वो क्या है, कम है।
ठीक है। तो इन्होंने ये एक अजीब सी हाइपोथेटिकल बात कही कि जो आद्य परपटी है उसका तो घनत्व है अधिक क्योंकि वो ग्रेनाइट की बनी है, जबकि जो अधः स्तर है जो बेसाल्ट का बना है और उसका घनत्व कम है। ठीक है, तो ये इन्होंने कुछ धारणाएं अपनी मानी थी और इस धारणा के आधार पर ही इन्होंने आगे अपने सिद्धांत को बढ़ाया था। वो सिद्धांत कैसे बढ़ाया इस पे हम बात करते हैं। देखिए इन्होंने सिद्धांत पे क्या बात की। ठीक है, इन्होंने कहा कि ये जो पूरी हमारे जो क्या बन रहे थे, नॉर्थ इक्वेटोरियल डोम था, ये हमारा नहीं नॉर्थ पोलर डोम था और ये हमारा था इक्वेटोरियल डोम और ये हमारा क्या था, साउथ पोलर डोम। ठीक है, इनके बीच में क्या थी, ये मध्य अक्षांशीय खाइयां। ये तो टेथीस थी, इसको तो क्या बोला था इन्होंने, टेथीस, और इसका कोई नाम दिया नहीं था। इन्होंने कहा कि जो ये महाद्वीपीय भाग हैं, इन महाद्वीपीय पेटियों से कंटिन्यू अवसादीकरण होता गया और इस अवसादीकरण की वजह से यहां से अवसाद निकल के इस मध्य अक्षांशीय खाई में जमा हो रहे हैं। ठीक है, इस मध्य अक्षांशीय खाई में जब जमा हो रहे हैं तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, मध्य अक्षांशीय खाई में जमा होने की वजह से एक तो अवसाद भार बढ़ रहा है, पहली बात तो अवसाद भार बढ़ रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, सागरीय जल का भी भार बढ़ रहा है, सागरीय जल जो है उसका भार भी बढ़ रहा है। और तीसरा यहां पे क्या लग रहा है, गुरुत्व बल लग रहा है। ठीक है, कहां पे, मध्य अक्षांशीय खाइयों में। मध्य अक्षांशीय खाइयों में अवसाद भार भी बढ़ रहा है, सागरीय जल भार भी बढ़ रहा है और गुरुत्व बढ़ रहा है। और इस गुरुत्व बल और इन तीनों के प्रभाव में जो मध्य अक्षांशीय खाई हैं उनमें क्या होगा, कंटिन्यू क्या होगा, धसाव होगा। इनकी तली जो है, जो मान लीजिए तली जो है ऐसी थी, तली जो है इनकी वो ऐसे थी तो वो तली नीचे कंटिन्यू धसती जा रही है। ठीक है, इनकी तली में नीचे धसाव होता जा रहा है। किसकी वजह से, अवसाद भार, गुरुत्व और सागरीय जल के भार की वजह से। पहली बात तो ये हो रही है। दूसरा क्या हो रहा है कि जब इनकी तली में धसाव हो रहा है तो इस धसाव की वजह से जो एक गुंबद है, इन गुंबद में क्या हो रहा है, इन गुंबदों में फैलाव हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है। और ये गुंबद जो है उनकी चौड़ाई बढ़ रही है, ये गुंबदों की चौड़ाई बढ़ रही है, इनमें फैलाव हो रहा है। मान लीजिए अगर गुंबद ये जो हैं वो इतना था तो जब भूसन्नति जो है हमारे जो मध्य अक्षांशीय खाई है, इनके जब तली में धसाव होगा तो इनके दोनों तरफ क्या है, तनाव बल लग रहा है और इस तरीके से इनमें प्रसार हो रहा है। इस प्रसार की वजह से इनकी क्या है, चौड़ाई बढ़ रही है और इस चौड़ाई की वजह से क्या हो रहा है, ये हल्के हो रहे हैं। और हल्के होने की वजह से क्या हो रहा है, गुंबद जो है, गुंबद क्या हो रहे हैं, फैलाव। और गुंबद में फैलाव होने की वजह से क्या हो रहे हैं, हल्के हो रहे हैं। और हल्के होने की वजह से क्या हो रहे हैं, ये ऊपर उठ रहे हैं। ठीक है, ये किसने कहा, ये कहा डेली ने। ठीक है, गुंबद में फैलाव हो रहा है, हल्के हो रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं। अब देखिए मैंने आपको भूसंतुलन सिद्धांत में बताया था कि मान लीजिए ये कोई महाद्वीपीय भाग है। ठीक है, ये क्या है, हमारा महाद्वीपीय भाग है और ये क्या है हमारा, ये हमारा है मान लो कोई महासागरीय भाग। अब जब महाद्वीपीय भाग, मान लीजिए पहले ये महाद्वीपीय भाग यहां तक था। ठीक है, अब जब ये महाद्वीपीय भाग यहां तक था और यहां पर हमारे महासागरीय भाग के का सबस्ट्रेटम था। ठीक है, जब ये महाद्वीपीय भाग यहां से उठ के और ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये इसमें उठाव ऐसे हो जाएगा तो यहां का खाली स्थान भरने के लिए जो महासागरीय जो तली है, ये क्या है, महासागरीय तली है। इस महासागरीय तली के नीचे का जो सबस्ट्रेटम का जो पदार्थ है वो किधर गति करने लगेगा,
गुंबद की ओर, यानी यहां से जो पदार्थ है वो कहां गति कर रहा है, महाद्वीपीय गुंबदों के नीचे। जो इन्होंने जो गुंबद लिए थे, इस गुंबद के नीचे गति करने लगता है। और इस गुंबद के नीचे गति करने की वजह से जब यहाँ पदार्थ और ज्यादा आ जाता है तो इसकी वजह से ये क्या है, और ऊपर उठने लगते हैं, इनका और ज्यादा उठाव होने लगता है, यानी ऊपर उठ रहे हैं। फैलाव तो हो रहा है, साथ साथ इनमें ऊपर उठाव भी होने लगता है। क्लियर है, मतलब इनमें एक तो फैलाव हो रहा है, साथ साथ इनका ऊपर उठाव हो रहा है। क्लियर है ये बात। इसके बाद इन्होंने कहा कि क्योंकि ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, फैलाव भी हो रहा है, तो इसमें कौन सा बल लगेगा। इस फैलाव की वजह से इन्होंने कहा कि इस फैलाव की वजह से क्या होगा कि इनमें, इस फैलाव की वजह से इसमें क्या लगेगा, फैलाव हो रहा है, हल्का हो रहा है, ऊपर उठ रहा है, इस फैलाव की वजह से इसमें क्या पड़ेगा, तनाव बल कार्य करेगा। क्या कार्य करेगा, तनाव बल। क्लियर है। इस तनाव बल की वजह से क्या होगा कि ये जो महाद्वीपीय भाग जो हैं, ये जो गुंबदीय भाग हैं, इनमें इस तरीके से जब गति हो रही है तो इसकी वजह से ये गुंबद, ये बीच का भूसन्नति और ये तन, ठीक है, ये गुंबद है, ये भी गुंबद है, और बीच में क्या है, मध्य अक्षांशीय खाई है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इस तनाव बल के प्रभाव में जब ये तनाव बल इसमें लग रहा है तो इस तनाव बल के प्रभाव से जब इनमें फैलाव हो रहा है तो इस फैलाव और तनाव बल की वजह से भूसन्नति जो है, इस भूसन्नति की जो तली है उस पर क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, संपीड़न होगा। ठीक है, इससे भूसन्नति की तली जो है, ये जो तली है भूसन्नति की, इस भूसन्नति की तली में क्या होगा दोस्तों, इस पे दबाव पड़ेगा, इस भूसन्नति की तली पर ऐसे दबाव पड़ेगा, और इस दबाव की वजह से, भूसन्नति की तली पर दबाव की वजह से इसमें क्या हो जाएगी, टूटन फूटन, मतलब इसमें फ्रैक्चर और हो जाएगा, टूट फूट हो जाएगी। इसकी तली जो है वो कंटिन्यू टूटने लगेगी, टुकड़ों में बंटने लगेगी। किसकी, मध्य अक्षांशीय खाई की, या जिसे भूसन्नति कहेंगे, इसकी जो तली है उसमें टूट फूट होने लगेगी। क्लियर है। और इस टूट फूट के साथ साथ ही जब ये भाग, कौन से, हमारे जो गुंबद वाले जो भाग हैं, ये महाद्वीपीय गुंबद जब आगे बढ़ रहे हैं तो इनके जो ये किनारे वाले भाग हैं, ठीक है, ये जो किनारे वाले जो भाग हैं इनमें भी ब्रेकेज होने लगेगा, इन किनारे वाले भागों में भी टूटन होने लगेगी। क्लियर है। यानी इस फैलाव की वजह से, गुंबदों के फैलाव की वजह से, एक तो गुंबदों के किनारे वाले भाग टूट गए और साथ साथ जो बीच में मध्य अक्षांशीय खाई थी उनकी जो तली है वो तली भी टूट गई। ये वाली तली जो है ये, इसमें भी क्या हो गया, ऐसे टूट गई, और साथ साथ इसके ये किनारे वाले भाग भी टूट गए। दोनों तरफ गुंबद है, बीच में क्या है, मध्य अक्षांशीय खाई, टूट गए। और ये टूट करके क्या हुए, अब देखिए इन्होंने पहले ही क्या मान लिया कि परपटी जो है उसका घनत्व क्या है, अधिक है। अब परपटी का घनत्व अधिक है, क्यों, क्योंकि उन्होंने बताया कि वो ग्रेनाइट की बनी है, और नीचे जो सबस्ट्रेटम है उसका घनत्व है, इन्होंने बताया कम। अब कम घनत्व है, ऊपर से भारी चीज जब पानी में डालोगे, तरल पदार्थ में डालोगे, क्यों, क्योंकि सबस्ट्रेटम तरल है, तप्त है, तो इसमें डालोगे तो ये कहां जाएगा, नीचे जाएगा। तो ये टूटे फूटे जो पदार्थ हैं, जो टूट गए हैं यहां से, जो चाहे किनारा हो, ठीक है, चाहे इसकी तली हो, इसका तली का जो टूटा हुआ भाग है वो क्या होगा, तली का टूटा हुआ भाग जो है वो सबस्ट्रेटम में डूबने लगेगा। क्रियाविधि समझिए आप, वो क्या होगा, अधः स्तर में डूबेगा। पहली बात, यह अधः स्तर में डूबेगा। दूसरा क्या होगा, अब जब ये संपीड़न बल कंटिन्यू लगता रहेगा इसमें, ठीक है, तो क्या होगा, इसका भी एक प्रभाव निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा कि गुंबद जो है इस पर तनाव जो बल लग रहा है, गुंबद पर तो कौन सा बल लग रहा है, तनाव बल। ये जो गुंबद है इस पर तो क्या लग रहा है, तनाव बल, यानी फैलाव हो रहा है। और इसकी वजह से, इस तनाव बल की वजह से जो यहां पर जो लगेगा, किसमें, मध्य अक्षांशीय खाइयों में, वहां क्या लगेगा,
इसमें क्या लगेगा? संपीड़न बल। ये देखना, तनाव बल लगेगा किसमें? गुंबद में, और इसके फैलाव की वजह से मध्य अक्षांशीय खाई में कैसा लगेगा? संपीड़न बल। ठीक है, ये इधर की तरफ और ये इस तरफ, तो ये क्या हो रहा है? मध्य अक्षांशीय खाई में संपीड़न। ये पूरी मध्य अक्षांशीय खाई है, इसमें संपीड़न होने लगेगा। अब देखिए, इन्होंने कहा कि इस तनाव बल के प्रभाव में क्या होगा कि ये जो महाद्वीप है, महाद्वीपीय जो गुंबद है, ये क्या करेंगे? ये महाद्वीपीय गुंबद जो है वो कई टुकड़ों में टूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि तनाव बल लग रहा है, और कई टुकड़ों में टूटकर क्या होंगे? ये कई टुकड़ों में टूट करके और खाइयों की ओर, जो मध्य अक्षांशीय खाई है उसकी ओर फिसलने लगेंगे। मध्य अक्षांशीय खाई की ओर फिसलने लगेंगे। ठीक है, मध्य अक्षांशीय खाई की ओर इनकी फिसलन होगी, और इसीलिए इसको कहा गया स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट थ्योरी। अब देखिए, ये जो गुंबद हैं, ये जो गुंबद हैं, ये गुंबद अब क्या हो गए हैं? टूट गए हैं। टूट कैसे गए हैं? ये ऐसे अलग अलग भागों में बट गए हैं। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ ये बट गए हैं, अलग अलग भागों में ये टूट गए हैं, और ये टूट करके किस ओर स्लाइड कर रहे हैं? ये टूट रहे हैं मध्य अक्षांशीय खाई की ओर, ये सब स्लाइड कर रहे हैं। और इस स्लाइडिंग की वजह से, इस और फिसलन होने की वजह से क्या लग रहा है? मध्य अक्षांशीय खाई पर संपीड़न बल लग रहा है। ठीक है, जब सारे के सारे ये मध्य अक्षांशीय खाई की ओर जाएंगे, देखिए ऐसे जाएंगे जब मध्य अक्षांशीय खाइयों की ओर, तो यहां पे क्या लगेगा? संपीड़न बल लगेगा। और इस संपीड़न बल की वजह से जो मध्य अक्षांशीय खाइयों में जो अवसाद जमा हुआ था पहले, जो अवसाद इन महाद्वीपों से ही, गुंबदों से ही अपरदित होकर के आया था, उस अवसाद में क्या होगा? वलन होगा। संपीड़न बल के प्रभाव में क्या होता है? वलन होता है, मतलब फोल्डिंग होती है, और इस फोल्ड की वजह से क्या बनेंगे? वलित पर्वतों का निर्माण होगा। ठीक है, इस तरह से इन्होंने स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट की वजह से मध्य अक्षांशीय खाइयों में पड़ने वाले संपीड़न बल के प्रभाव में वलित पर्वतों की उत्पत्ति की बात कही। क्लियर है? अब देखिए, अब ये तो एक बार वलित पर्वत बन गए। अब इन्होंने कहा कि वलित पर्वतों में पुनः उत्थान भी होगा। क्यों होगा पुनः उत्थान? वलित पर्वतों में पुनः उत्थान इसलिए होगा क्योंकि मैंने बताया था कि जो इनका जो किनारे वाला भाग ये टूट रहा था, ठीक है, साथ ही महासागरीय तली में जो कुछ भाग टूट के नीचे गया था, किसमें गया था? सबस्ट्रेटम में। जो मोल्टन सबस्ट्रेटम था, जो तप्त और पिघला हुआ सबस्ट्रेटम था, इसमें जो भाग गया था वो क्या होगा? यहां अब सबस्ट्रेटम में जाके पिघलने लगेगा। साथ ही साथ जो वलित पर्वत बन रहे हैं, उन वलित पर्वतों में जो ऐसे वलन पड़ रहे हैं, ठीक है, ये वलन इतनी गहराई में जाते हैं कि ये सबस्ट्रेटम में डूबने लगते हैं। कौन से? एक तो वलन जो है वो सबस्ट्रेटम में डूबेगा, ठीक है, और दूसरा क्या डूब रहे हैं? टूटे फूटे भाग, टूटे फूटे खाई के भाग, खाई की तली व गुंबद के किनारे, ये भी किसमें डूबेंगे? सबस्ट्रेटम में डूबेंगे। ठीक है, अब ये सब जब सबस्ट्रेटम में डूबते हैं तो क्योंकि हमारा जो सबस्ट्रेटम है वो क्या है? तप्त है। ठीक है, बहुत ज्यादा तप्त है, गर्म है, तो इनके तप्त होने की वजह से क्या होगा कि तप्त होने की वजह से ये सब के सब क्या होंगे? पिघलेंगे, और पिघल करके ये सब जो है, चाहे वो वलन से अंदर गया हुआ पदार्थ हो, चाहे वो टूटी फूटी खाई के भाग या फिर इनके किनारे वाले भाग हो, क्योंकि ये सब के सब क्या है?
कौन से हैं, घनत्व तो अधिक है, ग्रेनाइट के बने हैं। इस वजह से ये हल्की वाली कौन सी, हमारी जो हल्की वाली सबस्ट्रेटम है उसमें डूब गए, घनत्व तो कम था उसमें डूब गए। तो इस वजह से इनमें क्या होगा, इनका क्या होगा, पिघलेंगे और इनके पिघलेंगे। इससे क्या होगा, इनके पिघलने से जो है इनका फैलाव होगा, और फैलाव होगा तो क्या बनेगा, आयतन में वृद्धि होगी। ठीक है, आयतन में वृद्धि होगी, और आयतन में वृद्धि होने से दोबारा पर्वतों का उत्थान होगा। क्यों, जब किसी चीज के, किसी भी पदार्थ के जब आयतन में वृद्धि होती है तो वृद्धि होने से उसका फैलाव होता है, और फैलाव होने से क्या होता है, उसको अब जगह ज्यादा चाहिए होती है। ठीक है, उतने ही द्रव्यमान को अब अधिक जगह चाहिए होती है। इस वजह से ये जो पर्वत हैं ये भी अब और ऊपर उठने लगेंगे, यानी वलन की क्रिया तो अभी भी चल रही है, संपीड़न बल अभी भी लग रहा है, और अब यह पदार्थ फूल के ऊपर तक आ गया है। अब ये फूल के जब ऊपर आ गया है तो इसको और ज्यादा जब ये संपीड़न बल मिलेगा तो ये क्या होंगे, और ऊंचे वलित पर्वत होंगे, यानी वलित पर्वतों का पुनः उत्थान होगा। ठीक है, वलित पर्वत फिर से ऊपर उठेंगे। क्लियर है, ये इन्होंने कहा, किसने, डेली महोदय ने, स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट थ्योरी ऑफ डेली। तो डेली का जो महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत है वो ये बताता है कि हमारी पृथ्वी जो बनी, ठंडी हुई तो एक आद्य परपटी बनी, जिससे सागरीय और महाद्वीपीय दोनों ही संरचनाएं जो थी वो परपटी से ही बनी थी, और उनके नीचे सबस्ट्रेटम था जो कि तरल था, तप्त था। और जो महाद्वीप जो थे वो 3 गुंबदों में थे, एक तो इक्वेटोरियल डोम था, एक नॉर्थ पोलर डोम, एक साउथ पोलर डोम, और इनके बीच में एक मध्य अक्षांशीय खाई थी, मिड लैटिट्यूड फ्यूरोती, जिसको इन्होंने उत्तरी वाली को तो टेथीज नाम दे दिया, दक्षिण वाली का कोई नाम नहीं बताया, और जो बाकी का जो पूरा गुंबद पर जो महासागर था उसका नाम दे दिया इन्होंने प्रिमिटिव पैसिफिक ओशन, आद्य प्रशांत महासागर। और इन्होंने कहा कि ये जो परपटी है, इस परपटी में किसकी, जो मध्य अक्षांशीय खाई की परपटी है, इसमें कंटिन्यू टूट फूट हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि जो हमारे जो महाद्वीपीय गुंबद हैं उनमें क्या हो रहा है, फैलाव हो रहा है, इसकी वजह से इस पे संपीड़न लग रहा है, इससे टूट फूट हो रही है, और ये नीचे कहां जा रहे हैं, सबस्ट्रेटम में डूबते जा रहे हैं। और इसमें जो अवसाद जमा हो गया मध्य अक्षांशीय खाई में, उनमें जब ये टूटे हुए महाद्वीपीय खंड, जिनमें क्या हो रहा था, तनाव बल लग रहा था, इस वजह से जो महाद्वीपीय गुंबद जब टूटेंगे तो ये मध्य अक्षांशीय खाइयों की ओर फिसलने लगेंगे, और इससे वजह से क्षैतिज संपीड़न बल लगेगा, और मध्य अक्षांशीय खाई में अवसाद जो है वो वलित होकर के वलित पर्वतों का निर्माण करेगा। और दूसरा उत्थान क्यों होगा, क्योंकि टूटा फूटा भाग और जो महाद्वीपों के किनारे टूट गए थे वो सबस्ट्रेटम में गए। और क्यों गए, क्योंकि इन्होंने पहले ही मान लिया कि जो परपटी है वो अधिक घनत्व की है, और जबकि सबस्ट्रेटम कम घनत्व का है। आपको बता दूं कि ये इसीलिए अपने आप में इस टूटे हुए खंडों के कॉन्टिनेंटल जो पार्ट्स जो थे, इनके स्लाइडिंग के लिए इन्होंने अपने आप में ही ऐसा एक हाइपोथेटिकल बात को माना था। ठीक है, और इस वजह से ये इन्होंने कहा कि ये जब फिसलने लगे तो उससे भूपट्टी का जो अवसाद जो था, जो मध्य अक्षांशीय खाइयों का जो अवसाद था, उस अवसाद में क्या हुआ, वलन पड़ गया। क्लियर है, और इसमें जो और ज्यादा जब ये डूबे तो डूबने से दोबारा आयतन में वृद्धि हुई, आयतन में वृद्धि होने से फिर से पर्वतों का और अधिक उत्थान हो गया। इस प्रकार से स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट थ्योरी डेली ने दी थी। ठीक है, इनकी जो बुक थी, मैं उस बुक का नाम बताना भूल गया था, इनकी जो बुक है उसका नाम भी आप पढ़ लीजिए, कहीं बुक में आ सकता है। ठीक है, इसका है द मोबाइल अर्थ, इन्होंने दी थी 1926 में। 1926 में इन्होंने जो बुक दी थी उसका नाम था द मोबाइल अर्थ बुक्स, इन्होंने बुक लिखी थी। ठीक है, 1926 में, उसमें इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट थ्योरी। अब देखिए, अब इस सिद्धांत के हम मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन तो देखिए आपको पता ही चल रहा है कि इसमें सब कुछ हाइपोथेटिकल बात है। इन्होंने बहुत सी बातें ऐसी मानी जिनका कोई तर्क ही नहीं है, जिसके पीछे कोई कारण था ही नहीं, बता ही नहीं पाए कि क्यों हुआ। ठीक है,
जैसे इन्होंने कहा कि भाई इतनी बड़ी मध्य अक्षांशीय खाई थी, वो भूसन्नति थी और उसमें मलबा भरता गया और उसकी वजह से अवसाद की मोटाई हो गई। अगर ऐसा हो जाता तो आप सोचिए, इतने बड़े बड़े जो इन्होंने भूसन्नति मानी, तो इतनी बड़ी भूसन्नति में कितने अवसाद की जरूरत होगी, वो कहां तक भरेगा। ठीक है, तो ऐसा संभव नहीं था कि इतनी बड़ी कभी भूसन्नतियां रही हों। दूसरा इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो महाद्वीप है इस फैलाव की वजह से टूटने लग गए। अगर ऐसा ही था तो आज महाद्वीप दिखने ही नहीं चाहिए थे, चारों तरफ टूटे फूटे द्वीप द्वीप घूमते हुए रहने चाहिए थे। क्यों इतने बड़े बड़े खंड क्यों टूटे, और छोटे छोटे टुकड़े भी टूट सकते थे। तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि ये जो है वो भूसन्नति की और ये महाद्वीपीय खंड जो है वो फिसल रहे हैं, तो इसकी वजह से तो ऐसा होगा कि ये इधर ही क्यों फिसलेंगे, दूसरी तरफ भी फिसल सकते हैं। यानी कि यहाँ प्रशांत महासागर में भी एक पर्वत खड़ा हो सकता है, यहाँ भी एक पर्वत खड़ा हो सकता है। यानी हम देखें तो पूरे ग्लोब पे काफी सारे पर्वत बनने चाहिए थे और हर एक महासागर में एक पर्वत खड़ा हो जाना चाहिए था, मगर ऐसा भी दिखाई नहीं देता है। तो टोटली बात यह है कि इनका जो सिद्धांत है उसको पूर्णतः नकार दिया गया, क्योंकि इनका सिद्धांत पूरी तरह से एक हाइपोथेटिकल कोरी कल्पनाओं पर आधारित था और कुछ नहीं था। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट सिद्धांत नहीं था, फिर भी आपको 2-3 चीजें इसमें पता होनी चाहिए थी कि क्या स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट थ्योरी का मतलब है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट थ्योरी ऑफ डेली का महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत। ओके दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद आ रहे हैं दोस्तों तो प्लीज 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 आप लाइक कीजिए वीडियोस को। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सिद्धांत के साथ। थैंक यू सो मच।